वेलकम टू SNP एडुकेयर। मैं अजीत आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर जीएस बताने के साथ साथ जो करंट अफेयर से कुछ रिलेटेड मुद्दे होते हैं और न्यूज होते हैं उसके बारे में आप लोगों को मैं बताता हूं। तो इसे जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें SNP एडुकेयर। तो आज मैं आप लोगों को सबसे CBI के बारे में बताऊंगा, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है यानी CBI है, वो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। यानी ये जो है उस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। यानी जितनी भी जांच एजेंसी हमारे देश में है जो करप्शन और ब्राइबरी से रिलेटेड जो जांच एजेंसी है उसमें यह सबसे बड़ी है। और यह जो ऑपरेट करती है वो मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेज और पेंशन के अंडर में करती है। यानी यह जो मिनिस्ट्री है वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के अंडर में आती है और CBI डायरेक्ट प्रधानमंत्री के ऑर्डर पर ही जांच किसी भी केस का करते हैं। यानी इनकी जो रिपोर्टिंग करते हैं या फिर जांच करते हैं वह प्रधानमंत्री के अंदर में होते हैं। तो इसे इस CBI जो जांच एजेंसी है उसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से बाहर भी रखा गया है, यानी सूचना के अधिकारी। तो आप बोलोगे कि ये क्या होता है भैया? तो जो सूचना का अधिकार है यानी आप देश के किसी भी जांच एजेंसी हो या कोई भी एजेंसी हो या विभाग हो, उससे आप उसके बारे में या फिर अपने बारे में जो आप उसमें कुछ आपकी जानकारी लेना है तो वहाँ से आप जानकारी ले सकते हो। लेकिन CBI को उससे बाहर रखा गया है। यानी CBI से आप अपने केस के बारे में या किसी के बारे में एज ए लेटर और ईमेल से आप जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यानी उसको उससे अधिकार से बाहर रखा गया है। तो CBI हमारे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी होने के साथ साथ या दुनिया की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है इंटरपोल, उसको भी हमारी CBI हेल्प करती है, वो देश के बाहर हो या फिर देश के अंदर हो। यानी जांच में इंटरपोल को भी CBI हमारे देश की तरफ से हेल्प करती है। तो इसमें इतनी बड़ी जांच एजेंसी है तो आप लोग बोलोगे कि कितने स्टाफ होते हैं? तो इसमें बहुत सारे स्टाफ होते हैं, 8 से 10 हज़ार के आसपास इसमें टोटल लगभग स्टाफ होते हैं, जिसमें डायरेक्टर होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर, SP, DSP, अदर ऑफिसर्स होते हैं। उसके साथ साथ स्टाफ होते हैं, लॉयर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, मेडिकल टीम होती है, फॉरेंसिक टीम होती है। यानी सारी जांच की जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए उनमें सारी तरह की व्यवस्था CBI के अंदर ही किया गया है। तो इसीलिए ये सबसे बड़ी देश की जांच एजेंसी भी है। तो इसके जो सबसे पहले डायरेक्टर थे वो DP कोहली थे और अभी तत्काल के जो डायरेक्टर है वो ऋषि कुमार शुक्ला है। और CBI की जो मोहर है जो कि इस तरह की है, इनकी कुछ CBI कुछ मोटो भी है। तो मोटो क्या है इनकी मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी। इनकी 3 मोटो है अपनी जांच के क्षेत्र में। CBI की हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, इसकी जुरिडिक्शन इंडिया है, साथ साथ इंटरपोल के साथ दूसरे देश में भी है। तो इनकी डायरेक्टर जो होते हैं उनकी चुनाव के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी बनी हुई है। तो इनकी कमेटी 3 सदस्यीय होती है, जिसमें चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री खुद होते हैं। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के जो अपोजिशन होते हैं उसके लीडर होते हैं। लेकिन अब लोकसभा में अपोजिशन के लीडर बनने के लिए जितनी भी सीट होती है उसकी 10% सीट ज़रूरत होती है। लेकिन हमारी अभी जो स्थिति है हमारे देश की अपोजिशन की, वो तो 10% सीट भी नहीं ला पाई। तो उसके लिए भी है कि आप जो देश से सबसे बड़ी लोकसभा की पार्टी है उसके जो लीडर है वो इसमें भाग ले सकते हैं, एज ए मेंबर आ सकते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं वह या उनके द्वारा मनोनीत किया गया सुप्रीम कोर्ट का कोई दूसरा जज, यानी 3 सदस्यीय टीम होती है जो कि इनका CBI के डायरेक्टर का चुनाव करते हैं। और आप लोग बोलो कि इतनी बड़ी जांच एजेंसी है तो इनकी पावर कहाँ से आती है? और क्योंकि CBI जो है वह ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी ना तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है और ना ही ये पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा पास किया गया, यानी ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही संवैधानिक बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये केवल कैबिनेट और गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक बॉडी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन पहले इसे इनकी कुछ एक्ट को कुछ भाग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी घोषित कर दिया था।
तो इसके लिए हमारे जो देश आज़ाद हो रही थी उस समय 1946 में एक एक्ट बनाया गया, दिल्ली स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, DSPE एक्ट बनाया गया। उसके अंतर्गत बहुत सारे कानूनी प्रावधान किए गए CBI के लिए। और उसके साथ साथ ये जो अपना पावर प्राप्त करती है 1941 1941 के जो स्पेशल पुलिस एक्ट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया, उससे भी अपना कानूनी पावर प्राप्त करती है। उसमें जांच की हो या फिर अपना प्रिविलेज हो या फिर ड्यूटी हो, उन सारी चीज़ों की जो पावर है वह ये 2 एक्ट से प्राप्त करती है। तो उस समय जब हमारा CBI बनाया गया उस समय यह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत थी, इसलिए बनाया गया कि यह केवल दिल्ली के लिए फिर पूरे देश में लागू किया गया, क्योंकि उस समय ब्राइबरी और करप्शन, देश ने आज़ाद हुआ था तो राज्य और जो राज दरबार थे वो बहुत तरह की इधर उधर कर रहे थे इकोनॉमिक के क्षेत्र में। इसीलिए उस समय के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस जांच एजेंसी को बनाई थी और जांच भी की थी कि ब्राइबरी और करप्शन, गवर्नमेंट करप्शन के लिए। लेकिन इसे फिर बाद में 1965 में 1965 में इसके जो जुरिडिक्शन है यानी जांच की जो पावर है, इन्वेस्टिगेशन जो पावर है, उसे और बढ़ा दिया गया। अब यह जो जांच करती है वह सेंट्रल लॉ को ब्रीच के लिए, यानी आप जो केंद्र सरकार की लॉ है उसको ब्रीच करते हैं या फिर मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, मल्टी एजेंसी इंटरनेशनल केसेज है या फिर इकोनॉमिक क्राइम है या फिर स्पेशल क्राइम है, या फिर कहने का मतलब पब्लिक व्यू से कोई बड़ा केस हो, जैसे सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत केस हो, या फिर ऐसे केसों को CBI ही जांच करने की मांग उठती है, तब CBI इन बातों को जांच करती है। तो फिर इससे जो इतनी बड़ी जांच एजेंसी है, इसीलिए इन्हें फिर आगे चल के इन्हें डिवीज़न में बांट दिया गया। 1987 में इन्हें 7 डिवीज़न में बांट दिया है कि सारे डिवीज़न होंगे, सारे ऑफिसर अलग अलग अपना ब्रांचेज में रहेंगे। तो इसके लिए एंटी करप्शन डिवीज़न है जो करप्शन से रिलेटेड जांच करती है, उसके बाद स्पेशल क्राइम डिवीज़न है जो क्राइम से रिलेटेड जांच करती है, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीज़न है जो इकोनॉमिक ऑफेंस से रिलेटेड डिवीज़न जांच करती है, पॉलिसी एवं इंटरनेशनल कोऑपरेशन डिवीज़न है, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न है, उसके बाद डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन डिवीज़न है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंटिफिक लेबोरेटरी डिवीज़न है जो कि लेबोरेटरी और जांच से रिलेटेड जो ऑथेंटिक प्रूफ आपने दिया कि नहीं दिया इन सभी चीज़ों की जांच करती है। तो इतने सारे स्टाफ जो 8 से 10,000 होते हैं उन सभी को इस तरह से डिवीज़न में बांटा गया ताकि अपनी सब केस अपने हिसाब से उनकी जांच CBI कर सके, ताकि उन्हें आसानी हो, इसके लिए उन्हें इस भागों में बांटा गया। आप लोग बोलो कि इतनी बड़ी जांच एजेंसी है तो देश के सारे भागों में जांच कर सकती है एक प्रधानमंत्री के कहने पे, तो ऐसा कुछ है नहीं। जैसे आप मोदी जी बोल देंगे कि वहाँ जांच करें, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मोदी जी के कहने पे वो चले जाएंगे। जैसे मोदी जी हमेशा फ़ायदा उठाते रहते हैं कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो बोला हल्ला होती है कि वहाँ जांच चल रही है, उसके ऊपर अपोजिशन के ऊपर जांच चल रही है। तो ऐसा हमेशा होता नहीं है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर प्रधानमंत्री अगर बोले कि वहाँ जाके जांच करना है, किसी राज्य में जांच करना है, तो प्रधानमंत्री के ऑर्डर के साथ साथ तो वहाँ के जो जिस राज्य में जांच करनी है उस राज्य के मुख्यमंत्री की अनुमति भी ज़रूरत होती है। अगर वहाँ के मुख्यमंत्री इस बात की मना कर दे कि CBI जांच की अनुमति नहीं दे तो उस राज्य में CBI जांच नहीं होगी। जैसे अभी एग्जांपल में आप लोग राजस्थान ले सकते हो, केरल ले सकते हो, पश्चिम बंगाल ले सकते हो। इसमें यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी चाह के भी जांच नहीं करवा पाएंगे क्योंकि वहाँ की जो मुख्यमंत्री वो अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, एक केस में CBI पूरे देश में जांच कर सकती है। अगर हाई कोर्ट उस राज्य के या फिर सुप्रीम कोर्ट CBI को निर्देश देती है कि इस केस की जांच CBI जाके करे, तो उस राज्य में उस स्थिति में उस राज्य के मुख्यमंत्री का निर्देश काम नहीं करता है। CBI वहाँ जाके जांच कर सकती है, वहाँ पे CBI को कोई नहीं रोक सकता है। जैसे अभी तत्काल के जो सुशांत सिंह राजपूत केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट CBI को ऑर्डर दिया कि वो महाराष्ट्र में जाके जांच करे, तो इस स्थिति में महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। तो ये CBI जो है हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर
जो वहाँ की जो भारत सरकार है उसकी ही तोते नहीं हैं। जो हमेशा बोला जाता है कि सीबीआई है जो वहाँ के तोते हैं उनकी बोली बोलते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हमेशा मोदी जी की ही नहीं चलती। इसीलिए सीबीआई पे आप लोग सुनते होइएगा कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, राजनीतिक होते रहता है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो सीबीआई लग जाते हैं पीछे, ईडी पीछे लग जाते हैं। तो इस तरह की बातें होती भी है। जैसे जिस राज्य में अलाउ करती है सीबीआई को, उस राज्य में ऐसे होते भी है। जैसे बहुत सारे केस ऐसे भी है जिसमें इस तरह की जांच हमेशा इलेक्शन के टाइम पे या फिर ऐसे होते रहते हैं। जैसे पीवी नरसिम्हा राव का केस है, तमिलनाडु का जयललिता का केस है, बिहार में लालू प्रसाद का केस है, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का केस है, या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट की ही देख ली जाए है, बफर स्कैंडल केस है, हवाला केस है, 2G स्पेक्ट्रम केस है, या फिर कोयला स्कैम केस है। तो इन सब केसों को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से किया जाता है टाइम टाइम पर गवर्नमेंट के द्वारा। तो सीबीआई अब तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार तो है नहीं और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। केवल गवर्नमेंट जो वहाँ की कैबिनेट है और जो तत्कालीन गवर्नमेंट है उसके द्वारा इनकी जो जांच होती है उनके अंडर में होती है। तो एक तरह से इनके सरकार के तोते भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। तो बहुत सारे केस में सीबीआई फेल भी होती है, बहुत सारे केस में पास भी होती है। जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जितने भी केस होते हैं लगभग उसमें सीबीआई को फेल माना जाता है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी है उसमें भी सीबीआई फेल मानी जाती है। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे भी है जिसमें सीबीआई अपनी अच्छी खासी सफलता भी पाई है। जैसे सत्यम स्कैंडल है, सिस्टर अभया मर्डर केस है, INX मीडिया केस है। इन सब केस है जिसमें सीबीआई सफलता भी पाई है। तत्काल में सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है जिसमें बहुत सारे मीडिया का या फिर लोगों का प्रेशर है, तो सीबीआई लागू ही। अब इस केस में क्या होती है, क्योंकि इसमें भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस चल रहे हैं, तो देखने वाली बात है कि क्या होता है। तो आप सीबीआई को भी बोल सकते हो कि हाँ पॉलिटिकल होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी जो काम होती है वो करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में काम करना पड़ता है तो उसी के हिसाब से वो काम करते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इस तरह का न्यूज़ और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।